पैसे की लत है ना, ये नीचे से लेके ऊपर तक लगी और नेताओं को पूरा पता है। तो मंत्री बन के बैठे और बड़े बड़े बातें दोनों के सिर्फ एक दूसरे के अगेंस्ट चालू है। हरकत नहीं। वो निवडणूक प्रक्रिया के हेड है ना यहाँ पे, तो उनको ये करना चाहिए जांच पड़ताल, तो क्यों नहीं हो रहा है? महेंद्र में बुला के उसके हाथ में 50,000 का पाकिट दिया, उसका वीडियो डाला है। अच्छा। और फिर बोला है कि देखिए उत्तराखंड के भाइयों, मैंने आपके समाज का एक रिक्शा वाला जिसने सैफ अली खान की जान बचाई थी, उसको मैंने नई रिक्शा लेने के लिए 50,000 मैं दे रहा हूँ, आपके समाज का मैं सेवा कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आचार संहिता चल रही है ना, पालिका का इलेक्शन अभी 6 दिन में आ रहा है, और ये लोग ऐसे समाज को संबोधित करने के लिए पैसा बांट रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या एक्शन है? ये वीडियो अगर मैंने देखा है तो क्या राधा विनोद शर्मा जी ने नहीं देखा है? जो चुनेंगे वो ऐसा चुने जो काम करता है, काम करने वाला बंदा, आपके बीच का कोई बिल्डर नहीं। दोस्तों, आपका स्वागत है आपका शहर पॉडकास्ट में। मैं ओपी सिंह आज बात करने जा रहा हूँ रेशमा तपासी से। मैं बात करने जा रहा हूँ रेशमा तपासी जी से, जो प्रभाग क्रमांक 12 से मनसे की उम्मीदवार है। नमस्कार मैडम। नमस्कार। सबसे पहले मैडम ये बताइए कि आप अब तक राजनीति में कहाँ और कैसे पहुंची? राजनीति में शुरू से एक समाज सेवक रही हूँ, समाज की सेवा करने का जज्बा रखती हूँ, तो इसलिए काम करते करते मुझे सम्मानीय राज साहब के विचार जो है वो बहुत भाग है, और मुझे लगा कि मेरे जैसे दबंग लेडी के लिए एक ही पार्टी है जो है महाराष्ट्र नवनिर्माण। दबंग लेडी के लिए दबंग नेता। करेक्ट। जी, आपने अपना परिचय तो दिया, लेकिन आपने महाराष्ट्र राज्य स्तर पर भी कुछ काम किया है, उसका जिक्र करिए थोड़ा सा। मैं हमारा एक विंग है रस्ते साधन सुविधा व स्थापना, यानी रोड्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। इस विंग की मैं महाराष्ट्र राज्य उपाध्यक्ष हूँ, और इसके कारण मैं पूरे महाराष्ट्र में फिरती हूँ और वहाँ पे क्या काम चल रहा है, कैसे काम चल रहा है, डेवलपमेंट क्या हो रहा है, कलेक्टर से मिलना, उनसे बातचीत करना, कुछ प्रॉब्लम है तो उस विषय पे आंदोलन करना, ये सारा काम करते रहती हूँ। तो इसीलिए डेवलपमेंट के बारे में पूरी जानकारी रखती हूँ, क्योंकि हमारे पास उतने लोग हैं। दबंग नेता आपके राज ठाकरे जी ऐसा है कि उन्होंने जो भी कहा खुल के कहा। हाँ। और माननीय स्वर्गीय बाल साहब ठाकरे के रास्तों में चलते हुए उन्होंने मराठी लोगों के लिए काफी लड़े। मराठी की बात करें तो मैडम, मराठी आज इस दयनीय स्थिति में पहुंच गई है। मराठी स्कूल बंद हो रहे हैं, मराठी लोग आपस में एक दूसरे का खिंचाई करना कहिए, सपोर्ट नहीं कहिए, वो पीछे रह गए। बाहर के लोग आके हम उन्होंने मेहनत की, आगे बढ़े, और वो आज कहीं ना कहीं उनके प्रतिद्वंदी के रूप में खड़े हुए। उसको कैसे देखती हैं आप? उसको ये देखती हूँ कि ये महाराष्ट्र है जी। जब छत्रपति शिवाजी महाराज थे तब ये महाराष्ट्र और बड़ा था जी। बाद में डिमार्केशन हुआ, छोटे छोटे स्टेट बन गए, लेकिन इसका नाम महाराष्ट्र इसलिए कि सबसे बड़ा था पहले से जी। और जब डिमार्केशन हुआ और मुंबई पहले से आर्थिक राजधानी रही है जी, तो यहाँ पे ऑब्वियसली सारे देश के लोग यहाँ पे अपना गुजारा करने के लिए आए। यहाँ पे हमने सम्मान किया, सब कुछ हुआ, लेकिन आज ये है कि आप अगर पेट भरने के लिए आए हो तो यहाँ पे सत्ता के लिए आप आगे जा रहे हो जी। तो ये कहीं ना कहीं गलत है। मुझे लग रहा है यहाँ पे ना जो यहाँ के स्थानिक लोग हैं उनको नौकरी में जो सबसे पहले प्राधान्य देना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। यहाँ पे एक पर प्रांतीय यहाँ पे आके बोल रहा है कि यहाँ का महापौर होगा तो उत्तर भारतीय होगा, ये मुंबई हमारी है, हमसे कोई नहीं छीनेगा। तो ये कहीं ना कहीं मराठी लोगों को दबाने का काम शुरू जी। और आप जैसे बोल रहे हैं ना वो सही है, कहीं ना कहीं इसमें राजकारणी लोगों का 100% हाथ है कि अपनी वोट बैंक सेकने के लिए जी। ये खुद का वोट बैंक बना रहे। ठीक है, इसको नाराज नहीं करना है, उसको नाराज नहीं करना, लेकिन इसके चक्कर में मराठी मानुस हो, मराठी भाषा हो या मराठी कल्चर, ये सब ये लोग माटी में मिला रहे, मिट्टी में डाल रहे पूरी तरह से। इनको कुछ पड़ा नहीं है जी जी। कि हमारी संस्कृति क्या है, हमारा यहाँ का। अब साउथ में देखिए ना जी, साउथ में देखिए वो लोग किसी कंडीशन में अपना कल्चर छोड़ते नहीं, अपनी भाषा का सम्मान करने नहीं छोड़ते, सम्मान कराते भी हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पे ये होता है कि अगर हम बोलते हैं तो बाहर के लोग हमें बोलते हैं कि आप हम क्यों बोले मराठी में। तो ये हमें लगता है कि ये कहीं ना कहीं हमें दुख होता है कि आप यहाँ पे आए तो हमारा सम्मान कीजिए, हमारे भाषा का, हमारी संस्कृति का जी जी। इसमें नेता लोग 100% इसमें मराठी में बोले कारणीभूत है। अच्छा, कुछ कारणभूत यहाँ के लोग भी हैं मराठी के प्रति प्रेम छोड़ करके, मराठी सीखना, मराठी पढ़ना लिखना छोड़ करके अंग्रेजी की तरफ झुकते जाए, मराठी भाषा कमजोर होती है। उसके उत्थान के विषय पे क्या कहेंगे आप?
नहीं, अंग्रेजी सीखने के लिए अंग्रेजी सीखना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी को पूरे वर्ल्ड ने अपनाया हुआ है, जी जग ने पूरा एक्सेप्ट किया है। वो अभी आज हम बोलेंगे कि अंग्रेजी मत सीखो, तो ये नहीं, हम क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे द्विभाषिक सूत्र चलाया जाए, जी एक मराठी और एक इंग्लिश। मराठी इसलिए कि वो यहाँ की लोकल लैंग्वेज है, जी मातृभाषा है, जी और अंग्रेजी इसलिए कि बच्चा जब भारत के बाहर जाए हम्म, तो वो वहां पे सरवाइव कर पाए, सर्वाइव कर पाए, इसलिए सर्वाइवल के लिए। हाँ, दो भाषा होनी चाहिए। अब हमारे लोगों की भी गलती ये है कि हम, आज मैं भी हिंदी में इसका इंटरव्यू दे रही हूँ क्योंकि सब लोगों को पहुंचे मेरी बात। जी 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 हमारे लोग भी क्या करते हैं, शुरुआत हिंदी से करते हैं, हम्म, जबकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं है, जी लेकिन लोगों को क्या लगता है कि नहीं, हिंदी राष्ट्रभाषा है। तो राजभाषा है, राजभाषा है। ठीक है, हम मराठी मराठी हम महाराष्ट्र में है तो मराठी ऑब्वियस आना चाहिए हमको, हमको या सभी को, और कम्युनिकेशन की भाषा यहाँ मराठी हो, इसके लिए राज साहब लड़ रहे हैं। क्या है, जहाँ पे जरूरत है कम्युनिकेशन की, जब बात आती है किसी सामने वाले को नहीं समझ में आता तो हम हिंदी में बात करते हैं, लेकिन आप अगर बोलेंगे कि नहीं बोलना है हमें, वो गलत, वो गलत। वो गलत है। आज कितने सारे मेरी पार्टी में बहुत सारे परप्रांतीय लोग हैं जो मराठी भी बोलते हैं, जिनको नहीं आता है वो सीखने की कोशिश भी कर रहे हैं। जी जी। तो ऐसा नहीं कि कोई बाहर वाला नहीं सीखना चाहता। अब यहाँ की बात करें, मैं लोकल लोकल मुद्दों पे, मेरा भाईंदर जो क्षेत्र है कॉस्मोपॉलिटन है। यहाँ जैसे आपने कहा, भारत से कई देश प्रांत के लोग यहाँ पर आए और बस से रोजी रोटी कमाई। वही एक मेरा भाईंदर को एक मिनी इंडिया कहा जाता है, जहाँ पर सब भाषा के लोग, सब राज्य के लोग रहते हैं। और यहाँ पर आप मीरा भाईंदर की बात करें तो मीरा भाईंदर में प्रभाग क्रमांक 12 जहाँ से आप आती हैं, उस प्रभाग में बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं के बारे में आप क्या क्या विस्तार से बताएं, क्या क्या समस्याएं हैं? समस्या कहाँ से शुरू करूं? मतलब हमारे घर में, हमारे नल में पानी नहीं है, ठीक है, जो पानी बारिश में आ रहा है वो हमारे घर से निकलता नहीं है। हमारे रास्ते आप देखेंगे, जो आपके ये स्टूडियो के बाहर का जो रास्ता है, मेन छत्रपति शिवाजी महाराज मार्ग, 2021 में बड़े बड़े होर्डिंग्स इसी रोड पे लगे थे, 22 करोड़ का रास्ता आमदार जैन मैडम ने MMRDS से मंजूर करवाया। जी कहाँ गया वो रास्ता? 2021 में आप मेरे चैनल पे देखेंगे ना, 2021 से मेरा इस रास्ते पे आंदोलन चल रहा है। कहाँ गया 22 करोड़? तो ये 22 करोड़ किसका गया? तो हमें चाहिए रास्ते, हम लोग जिसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं, हमें चाहिए स्वच्छता। 2025 में मेरा भाईंदर महानगर पालिका को दिल्ली में जाके स्वच्छता का नंबर 1 का पहला पुरस्कार मिला है। तो क्या यहाँ पे स्वच्छता का कुछ नियोजन है? नहीं, ऐसा तो दिखाई नहीं दे रहा है। यहाँ तक कि हमारे जो श्वान जो मरते हैं, जो एनिमल्स, उनके लिए इलेक्ट्रिक दाहिनी 2 साल से बन के पड़ी थी अपने महानगर पालिका में, लेकिन सिर्फ कौन उद्घाटन करेगा इसका क्रेडिट लेने के चक्कर में 2 साल वो बंद पड़ा था। मैंने एक स्टेट ऑके मर्डर का मुद्दा उठाया, उसमें जब मैंने ये बात उठाई, तब जाके हमारे यहाँ के मंत्री सरनाईक साहब ने एकनाथ शिंदे को बुला के उनके हाथ से उसका उद्घाटन किया। तब तक ये जो एनिमल्स है जब मरते हैं तो डंपिंग में, कचरे में फेंका जाता है। ये हालत है। आप स्वच्छता का पुरस्कार लेते हो, इनको शर्म नहीं आती है? मैं ये भाषा में बोलूंगी। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? नगर सेवक है, जिनको पता है। जी। नगर सेवक का कार्यकाल जब तक था उनको पता था ये सारी चीजें। जो आमदार है, जो आज एक दूसरे के ऊपर, आप देखिए रोज के दिन, ये कितना खा रहा है, वो कितना खा रहा है, इसने कितना जमीनें लिया है, उसने कितना लाटी है जमीनें, यही चल रहा है इनका। इनको विकास, विकास के नाम पे क्या है? आज आप मुझे बताइए, विकास यानी खाली रास्ता बनाओ, यही विकास है? रास्ते भी पूरे सही ढंग से नहीं है, रास्ते भी पूरी ढंग से नहीं है, लेकिन रास्ते का ही काम क्यों चल रहा है? वहां भी मलाई है। रास्ते का टेंडर निकालो, फिर रास्ता बन रहा है, उसी में पैच वर्क का टेंडर, वो खत्म होने वाला नहीं है कभी। और कॉन्ट्रैक्टर सारे इन्हीं के लोग हैं। एक एक का नाम बता सकती हूँ मैं, लेकिन ये बहुत बड़ा विषय है। जो सबसे बड़ा मुद्दा पानी का है, रास्ते का है, स्वच्छता का है। यहाँ पे जो अम्लीय पदार्थ जो बेचा जाता है जी अपने आजू बाजू में ही, काफी गंभीर विषय है। काफी बड़ा गंभीर। आप रात के टाइम पे देखिए, पत्रकार हो आप, दिन में आप देखिए, क्या यहाँ पे ये नेताओं का कंट्रोल है? क्यों नहीं है कंट्रोल? परसों मैंने अपने MLA नरेंद्र मेहता जी का एक वीडियो देखा। वो कह रहे हैं कि कई जन ऐसे बोल रहे हैं कि मेहता के पास पावर है तो मेहता ही पानी ला सकते हैं। अच्छा। तो सबको पता है अगर मेहता पावरफुल है तो पानी भी मेहता ही लाएगा, तो फिर आज तक क्यों नहीं आए, ये सवाल मैं पूछूंगी। बिल्कुल।
अगर आप सत्ता में हो, केंद्र में आपकी सत्ता है, महाराष्ट्र में आपकी सत्ता है, यहाँ पे आप पहले भी आमदार रह चुके हो, आमदार नहीं हो लेकिन आपके नगर सेवक थे यहाँ पे, आज फिर आप आमदार बने हो, तो फिर आपके पास पावर है इतनी सारी, तो क्यों मीरा भाईंदर वासी पानी के लिए तरस रहे हैं? ये मेरा सवाल है मेहता जी से। जी जी दूसरे हमारे प्रताप सरनाइक साहब, जी जी इन्होंने पिछले हफ्ते शिवार गार्डन के वहां पे जो लॉन है, वहां पे महिलाओं का 5 से 7 हजार महिलाओं का मेला वाली बराबर मीटिंग लगाई। जी वहां पे महिलाओं को बोला 1000 रुपया एक महिला को दूंगा, अच्छा और जितने भी बचत गट है हर बचत गट में 1 लाख रुपया डालूंगा। ठीक है, ये क्या चल रहा है? आचार संहिता का भंग नहीं है? कोई आमदार लोगों को बुला के जो पैसे की लालच दे रहे हैं, ये आचार संहिता का भंग नहीं है? तो आपको बढ़ के मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। मैंने निवडणूक आयोग को जी मेल द्वारा इसकी कंप्लेंट की है दोनों आमदारों के खिलाफ। अच्छा अभी वहां से हमारे जो महानगर पालिका आयुक्त है राधा विनोद शर्मा, उनको मेल भी गया है कि इसकी चौकसी करो, लेकिन यहाँ से कुछ हरकत ही नहीं है। यहाँ से मतलब अपने आयुक्त से, अच्छा आयुक्त से कोई हरकत नहीं। वो निवडणूक प्रक्रिया के हेड है ना यहाँ पे, तो उनको ये करना चाहिए जांच पड़ताल, तो क्यों नहीं हो रहा है? आज कल का वीडियो देखिए सरनाइक साहब का, कार में एक रिक्शा वाला जिन्होंने सैफ अली खान की जान बचाई, वो तो नेक काम किया उसने, वो कार में रहता जी। इस घटना को होके 6 महीने के ऊपर हो गया बराबर। अभी सैफ अली खान बहुत गरीब है, उसके पास पैसा ही नहीं है रिक्शा वाले को देने के लिए, ऐसा मान के चले। क्योंकि कल सरनाइक साहब ने परसों उस रिक्शा वाले को मीरा भाईंदर में बुला के उसके हाथ में 50,000 का पाकिट दिया, उसका वीडियो डाला है। अच्छा। और फिर बोला है कि देखिए उत्तराखंड के भाइयों, मैंने आपके समाज का एक रिक्शा वाला जिसने सैफ अली खान की जान बचाई थी, उसको मैंने नई रिक्शा लेने के लिए 50,000 में दे रहा हूँ, आपके समाज का मैं सेवा कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या हुआ? अभी आचार संहिता चल रही है ना, पालिका का इलेक्शन अभी 6 दिन में आ रहा है, और ये लोग ऐसे समाज को संबोधित करने के लिए पैसा बांट रहे हैं, तो इसके ऊपर क्या एक्शन है? ये वीडियो अगर मैंने देखा है तो क्या राधा विनोद शर्मा जी ने नहीं देखा है? बिल्कुल देखा होगा, सारे लोगों ने देखा है। यहाँ पे मेहता जी हर सोसाइटी में मीटिंग ले रहे हैं, पहले उनके उम्मीदवार जाते हैं, वो 10-15 मिनट बात करेंगे, उसके बाद तुरंत वहां पे डिनर शुरू हुआ। जहां जहां पे ये लोग जाते हैं वहां पे डिनर है। इसका मतलब क्या है? आचार संहिता में आप ये कर सकते हो? ये हमारे आयुक्त राधा विनोद शर्मा को नहीं दिखाई दे रहा है। मेरे पास सोसाइटी के मैसेज पड़े हैं कि आज भाजपा की तरफ से डिनर हुए है यहाँ पर, तो मैसेज को लेकर आपको करने वाली हूँ। इसी मैसेज को लेके मैंने निवडणूक आयोग को कंप्लेंट डाला हुआ है। ये हालत है यहाँ पे। कहने का मुद्दा क्या, आपका जो सवाल था कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, मेरा ये कहना है कि यहाँ पे बहुत सारी कमियां हैं। तो इनके पास अगर इतना पैसा है ना, तो लोगों के घर में पानी दे दो ना। क्यों सूर्या प्रकल्प इतने सालों से रखना पड़ा है? क्यों नहीं यहाँ पे भाईंदर खाड़ी क्रॉस करके आ रहे हैं यहाँ पर? वहां भी आज ही प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया प्रताप सरनाइक जी ने, वो कहा, उसमें उन्होंने कहा कि ये नरेंद्र मेहता जी ने सूर्या प्रकल्प के में भी बाधा खड़ी की थी, मेट्रो में भी बाधा खड़ी की थी। ये आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अगर वो सक्षम हुए तो बाधा क्यों खड़ा? ये भी सवाल उठता है। इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए क्या है ना, ये सब मिलके खा रहे हैं। ये प्रताप सरनाइक साहब है या नरेंद्र मेहता जी है, आपको पता है ये बिजनेस पार्टनर भी है। पिछली बार के आमदार के इलेक्शन में भी दोनों आमने सामने थे खड़े, बिल्कुल आज भी आमने सामने खड़े हैं। ये इलेक्शन हो जाने दे, फिर दोनों एक थाली में खाएंगे। ये खाली क्या है, इलेक्शन में कौन दिखना चाहिए? खाली जनता को उल्लू बना रहे, ना सीधी बात है। क्योंकि दो ही पार्टी, अभी आपको वो बुला रहा है, ये बुला है, पत्रकार लोग जा रहे हैं। अभी क्या है ना, तुम झगड़ा करो, मैं झगड़ा करता हूँ। इलेक्शन में कौन दिखेगा? शिंदेगढ़, शिवसेना और भाजपा। बिल्कुल हाँ, ये सारा रणनीति हम समझते नहीं, ऐसा नहीं है। आज अगर प्रॉब्लम है तो तुम्हारा भी उप मुख्यमंत्री बैठा है ना वहां पे, जो पहले मुख्यमंत्री रहा है, तुमको बाधा कहाँ पे आई फिर? हाँ, तुम खुद मंत्री हो। मैडम, यहाँ के लोग जो लोकल स्तर पे प्रभाग क्रमांक 12 है, उनकी समस्याओं को आप कुछ बताइए। समस्या है पानी को लेके, समस्या है बारिश को लेके, समस्या है रस्तों को लेके, समस्या अम्लीय पदार्थों का सेवन और उसको बेचना। गुटखा बंदी होने के बावजूद गुटखा बेचा जाता है। आप पीछे बैक रोड पे देखेंगे तो स्कूल के बच्चे ये क्या बोलते हैं उसको, एमडी या स्मोक करते हुए दिखाई देंगे आपको। तो ये सारा कंट्रोल किसका है, किसका होना चाहिए? क्या नेताओं को दिखता नहीं है? हमारे यहाँ पे 2 आमदार और 1 खासदार है, बिल्कुल बराबर।
हमारे यहाँ का पालक मंत्री कौन है हमारे लोगों को आज तक पता नहीं है। जी हाँ। दिखते ही नहीं। दिखते ही नहीं है। तो पालक मंत्री यहाँ पे क्या कर रहे हैं? कुछ है कंट्रोल? नहीं। यहाँ पे दो आमदार, एक तो मंत्री बन के बैठे और बड़े बड़े बातें दोनों के सिर्फ एक दूसरे के अगेंस्ट चालू है। लेकिन यहाँ की जो सुरक्षा है, जिसपे बात करती हूँ मैं, महिला और बाल सुरक्षा, हाँ, ये बड़ा समस्या है, अहम मुद्दा। इस पे ध्यान है किसी का? यहाँ पे क्या चल रहा है? यहाँ पे प्रोस्टिट्यूशन का धंधा चल रहा है। यहाँ पे रास्ते पे आप जाएंगे तो इतना फालतूगिरी चलता है। बैक रोड में आप देखो, एक सोसाइटी में मैंने मीटिंग किया, वहां पे ऐसे हैं कि कोई भी फालतूगिरी करते करते उनके गेट तक आ जाता है। तो ये कंट्रोल किसका है? पुलिस वालों का राउंड अप होता है, लेकिन क्यों कंट्रोल में नहीं आ रहा? कहीं ना कहीं ये पैसे की लत है ना, ये नीचे से लेके ऊपर तक लगी और नेताओं को पूरा पता है। एटलीस्ट मुझे लगता है कि जो 12 नंबर के जो नगर सेवक रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी थी कि हमारे नगर के वासियों को ये सारा चीज प्रोवाइड करे। जी। आज वो जाके इलेक्शन जब सर पे आए तब बोलते अरे आपको पानी की दिक्कत है तो हम पानी का करेंगे। तो फिर इसके पहले किसने रोका था आपको? रोका किसने रोका था? करना चाहिए था आपको, क्यों नहीं किया? रास्ते, कितने सालों से रास्तों का ही काम देख रहे हैं, एक रास्ता कंप्लीट है? नहीं। आप ओम शांति चौक के वहां पे जाओ, वो रास्ता जब से बन रहा है तब से वो बन भी रहा है और पैच वर्क भी चल रहा है, वो खत्म ही नहीं हो रहा है। हमारे एमडीएमसी मेरा भाईंदर नगर पालिका में एक भी कॉन्ट्रैक्टर आज तक ब्लैक लिस्टेड हुआ है? नहीं। इसका रीजन क्या है? क्या होना चाहिए? क्योंकि जो 2% का चक्कर जो है ना सीधा मुंह पे बात करूंगी मैं, ये खत्म नहीं हो रहा। आपने कॉन्ट्रैक्ट की बात करी, कुछ ही दिनों पहले एक बच्चा स्विमिंग पूल में डूब के मर गया था। उसके ऊपर काफी हंगामा हुआ। मारवाड़ी समाज एकत्र होकर के विरोध प्रकट किया, काफी लोग पहुंचे उसके विरोध में, शोक जताने के लिए। उस पर क्या कहेंगे? आप देखिए क्या चल रहा है, आप देखिए। क्योंकि ये जो मुद्दा था, इतना बड़ा मुद्दा था कि एक 10 साल का बच्चा, उसमें 10-11 साल का ही होगा शायद, जी। उसमें वहां पे मौत हो गई। और हमारे मनसे के ही कार्यकर्ताओं ने ये मुद्दा बहुत उठाया, इसको हाईलाइट किया, इसको मीडिया में लाया। लेकिन आज वो मारवाड़ी समाज भी चुप है जी। बराबर। और जो कॉन्ट्रैक्टर है उसको ही टिकट मिला। तो क्यों मिला? क्योंकि ये जो बड़े बड़े बिग फिश बैठे हैं ना कहीं उनकी जेबें भरी जाती, संरक्षण उनको। हाँ, संरक्षण। और ये दे रहे हैं उनको संरक्षण। आगे इसका क्या हुआ किसको पता है? नहीं। ऐसे विषय दब जाते हैं ना। और यही लोग हैं ना, ये बाद में हमारे पॉलिटिक्स का एक भाग बनते हैं और इनको पता है कि लोगों के साथ कैसे डील करें। अच्छा, डीलिंग मतलब टकेवारी। हाँ। महिला सुरक्षा और बाल सुरक्षा, इसके ऊपर क्या कहेंगे आप? एक सबसे बड़ा मुद्दा है हमारे यहाँ पे मैटरनिटी हॉस्पिटल जी। होने के बावजूद और ना के बराबर है। एक ही हॉस्पिटल है अपने पास, राजीव गांधी, हाँ, पूनम सागर में एक ही हॉस्पिटल है, राजीव गांधी रुग्णालय। वहां पे एंड तक जिनकी कैपेसिटी नहीं है लाखों के बिल भरने की, वो वहां पे जाके नाम लिखवाती है। एंड तक वो वहां पे जाती है और एंड में जब आखिरी महीना लेबर पेन का दिन शुरू होता है, उस टाइम पे उनको बोला जाता है कि यहाँ पे हमारे पास इमरजेंसी कुछ भी नहीं है काम में आने के लिए। अगर बच्चों क्रिटिकल है तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। तो आपको नायर में जाना पड़ेगा या वाड़िया। मैंने खुद कितने महिलाओं को भेजा हुआ, क्योंकि अपनी यूनियन काम करते हैं वहां पे, उनको सुविधा पूरी प्रोवाइड करते हैं हम। लेकिन यहाँ से वहां तक का सफर, एम्बुलेंस में जा रहा है लेकिन यहाँ से वहां तक का सफर छोटा नहीं है, दिक्कत है। एक तो ट्रैफिक अपने यहाँ का, कितनी बार ऐसे होता है कि महिलाओं की एम्बुलेंस में डिलीवरी हो जाती है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे नेताओं को, हमारे पालिका को दिखता नहीं है। ये बड़ी मतलब दुविधा भरी बात है कि हमारे यहाँ पे सब विकास की बातें करते हैं, हमारे यहाँ पे मेट्रो के लिए सब श्रेयवाद के लिए झगड़ा कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे जो 3 फ्लाईओवर हो गए उसके ऊपर भी मैं आऊंगी, इसके श्रेयवाद का चक्कर चल रहा है। भूमि पूजन, जो भवनों का भूमि पूजन हो रहा है वो चल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं हर एक चीज का क्रेडिट लेने का श्रेयवाद चल रहा है। लेकिन कोई, मुझे लग रहा है कोई इस बात का भी क्रेडिट ले कि महिलाओं के लिए मैटरनिटी स्पेशलिटी गवर्नमेंट हॉस्पिटल हमने यहीं पे मेरा भाईंदर में बना, इसका क्रेडिट ले लो। जी। तो क्या ले रहे ये लोग? नहीं मैडम, इसके अलावा जो बात करें शिक्षा की, जो सबसे बड़ा होता है,
शिक्षित हो तो बोलते हैं ना, मुल्की शिकली प्रगति झाली। तो बच्चों को पढ़ाई के लिए क्या सुविधाएं यहाँ पर होनी चाहिए और क्या नहीं है? देखिए, ऐसा है कि जो गवर्नमेंट स्कूल है उनके ऊपर जो नेता बिल्डर बने उनकी नजर है उस जगह पे। अच्छा। बहुत सारे आप सुनेंगे, बहुत सारे स्कूल, क्योंकि मैंने बहुत बार विजिट देती हूँ। एक बार मैं गई थी, हर एक क्लासरूम की जो पट संख्या है 5 से 6 बच्चे बस। वहां पे आ रहे, धीरे धीरे अब कम होते जाएंगे, क्योंकि लोगों को लगता नहीं कि हम इस स्कूल में बच्चों को पढ़ें। तो मेरा कहना ये है कि क्यों नहीं महानगर पालिका स्कूलों का स्तर बढ़ाए, इसको ऐसी अवस्था में लाए जहाँ पे हमारा आधा मतलब 50% पैसा स्कूल की डोनेशन में फीस में जाता है। बिल्कुल जाता है। महंगाई इतनी बढ़ रही है, सैलरी कम होती जा रही है, तो ऐसे में अगर सरकारी स्कूल मुंबई में है 10वीं तक सरकारी स्कूल, तो यहाँ पे क्यों नहीं? वो अगर अच्छे क्वालिटी के स्कूल यहाँ पे बने तो ये प्राइवेट जो दुकानें चली है जो नेताओं के है उसको थोड़ा सा रोक ले। आप मेरा वेंदर में देखेंगे घर घर में स्कूल है, वो भी JR नंबर के साथ। हाँ। कैसे? हमने जो शिक्षण अधिकारी यहाँ पे थे उनको इसका फॉलोअप किया था, तो उसमें कुछ 75 स्कूल बंद हो गया ऐसा कुछ लिखा था, लेकिन वो रह गया। देखिए, सब चालू है, स्कूल सब चालू है। तो क्या करेंगे आप उसके? अभी मात्र इसी के लिए नहीं, जो आपने पानी की समस्या बताई, आपने पानी निकल बरसात में दिनों में पानी भरने की समस्या बताई, और महिला सुरक्षा की बताई, और स्कूल का, तो इस पे आप क्या करेंगे अगर आप जीत गई चुनाव? तो मैं अगर जीत गई तो सबसे पहला मुद्दा है मेरा नजदीक रहा है, एक महिला होने के कारण मैं थोड़ा नजदीक से जानती हूँ, वो है मेरे घर में पानी चाहिए। जब मैं प्रॉपर्टी टैक्स भर रही हूँ और मेरा हक है, मुझे मूलभूत सुविधा यहाँ पे चाहिए, क्योंकि पालिका हमसे टैक्स वसूल रहे हैं ना, वो भी छोटा मोटा टैक्स नहीं है, तो हमें वो पानी का पूरा हक है। तो मुझे चाहिए वो पानी, वो कैसे लाया जाए उसके लिए मैं प्रयत्न करूँगी। आपके प्रभाव में पानी भरता है हाँ, बरसात, उसके लिए क्या करेंगे? उसके लिए एक्चुअली पालिका के पास जो इंजीनियर है, मुझे सबसे पहले उनकी डिग्री के ऊपर डाउट है, क्योंकि वो इंजीनियर जूनियर लगाते हैं, आपको पता होगा। जी 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 ना? जूनियर। सारे इंजीनियर जो अपने पालिका में बैठे हैं जूनियर इंजीनियर, ये वो सिर्फ इंजीनियर सीनियर इंजीनियर क्यों नहीं लगाते? तो क्या उनके पास लोगों की कमी है? क्या है, कोई भी सिटी अगर डेवलप होती है तो उसका एक सिटी प्लान होना चाहिए, विकास आराखड़ा होना चाहिए। अपने यहाँ पे पहले डेवलपमेंट होता है, फिर रास्ते बनते, फिर नाले बनते, उल्टा काम चलता है। तो यहाँ पे चलो जो हो गया, लेकिन मुझे क्या चाहिए? पानी भर रहा है ना, टेक्निकल कोई पॉइंट निकालने वाला कुछ बंदा है आपके पास जी, जो टेक्निकल पे बात करे? अभी बिल्डिंगें तो नीचे हो गई है, इस पे कुछ टेक्निकली विषय निकालो ना, कि जिससे पानी जो भरा है इसका सॉल्यूशन निकल पाएगा, लेकिन इनके पास वो बंदे ही नहीं है। दूसरा बात जो सीवरेज का जी, 2014 में मुझे याद है आज भी, जब इस सीवरेज का मुद्दा चल रहा था, कनेक्शन होने वाला है वगैरह, तो हमारे पास सीवरेज के उस टाइम के अधिकारी हमारी सोसाइटी में आए थे कि मैडम ये कनेक्शन जुड़ने के बाद 25,000 आपको देना है पर सोसाइटी। अच्छा, ठीक है, तो हम लोग रेडी है देने के लिए, क्योंकि हमारा सेफ्टी टैंक का कनेक्शन सीधा अंडरग्राउंड होने वाला है। तो उस टाइम से, उसके पहले से हम लोग सीवरेज का टैक्स भर रहे हैं, प्रॉपर्टी टैक्स में। ठीक है, अब ये 10 से 12 साल ज्यादा हो गया, इतना साल हम लोग प्रॉपर्टी टैक्स भर रहे हैं। फिर महासभा में एक ठराव मंजूर होता है कि सीवरेज आज भी अगर कनेक्शन ज्वाइन होता है तो सोसाइटी से 25,000 रुपया वसूला जाएगा। मैं पूछना चाहूंगी कि आप नगर सेवकों को हमने क्यों चुन के दिया था कि हमारे फेवर में आप बात करो? बिल्कुल, आपने तो हमारे खिलाफ डिसीजन पास किया, हमारा ही जेब काटा, तो आपके ऊपर हम मतदार कैसे भरोसा करें? क्योंकि जब मैं पिछले 12 साल से टैक्स पेयर हूँ, मेरे टैक्स में हम सीवरेज का भी टैक्स भरे जो कनेक्शन जुड़ा ही नहीं, वापस से वो उसके लिए हमें 25,000 क्यों देना है? इतने साल हमने क्या किया फिर? और वो कनेक्शन अगर जुड़ता है सीवरेज का, तो आप सोचिए 50% प्रॉब्लम वहीं पे सॉल्व हो गया, क्योंकि सेफ्टी टैंक का पानी जो अभी बारिश में मिक्स हो रहा है ना, जी जी, है ना,
तो वो सेफ्टी टैंक का पानी निकल नल जाएगा निकल ना। जाए। जी जी, तो करो ना, ये मैं करूंगी, आप भी करेंगे। इसका फॉलोअप लूंगी मैं। इसके अलावा शिक्षा पे क्या करेंगे? शिक्षा के लिए मैं करूंगी कि जो अपने गवर्नमेंट स्कूल है उसका स्तर बढ़ाऊं। अभी मेरे विभाग में स्कूल नहीं है गवर्नमेंट का, जी सारे प्राइवेट स्कूल है। लेकिन जो प्राइवेट स्कूल है, एक जब इनको परमिशन मिलती है महाराष्ट्र सरकार की, जी, तो वहां पे एक रूल के तहत उनको दिया जाता है, आपको पता होगा, जो है शिक्षणाचा अधिकार, उसकी तरफ कुछ बच्चों को आरटी, जी राइट टू एजुकेशन। इसके ये एक्ट के तहत अगर कोई गरीब बच्चा इस पढ़ना स्कूल चाहिए। में एडमिशन लेना चाहे तो उसको फ्री में शिक्षा प्रोवाइड करे। तो क्या ऐसा अब तक हुआ है? कोविड में ये मैटर मेरे पास आया था। कोविड में जी 3-4 बच्चों को आरटीए की तरह तहत 2-3 अपने आगे बड़े बड़े स्कूलों में एडमिशन हुआ। एक है आरबी के स्कूल, अच्छा, एक है पोद्दार स्कूल, हाँ, एक माउंट करमल, हम्म, और एक है नारायणन स्कूल, नारायण स्कूल, हाँ, वेस्ट वाला। ये 4 स्कूलों में एडमिशन हुआ था। अब ये स्कूल एडमिशन देने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि एक बच्चे को हमें 10वीं तक फ्री में पढ़ाना पड़ेगा। तो बिल्कुल। सोचो कितने रुपए का नुकसान हो गया। हम्म। तो ये मुद्दा मैंने लिया था और उस टाइम पे मैंने ये बच्चों का एडमिशन कराया उस स्कूल में। तो अब वो करवाएंगे फिर से आप? हाँ, वो करूंगी। लागू करवाएंगे? जो जो गरीब बच्चे हैं, उनका राइट है ना वो शिक्षा लेना। जी तो आप खाली कमाने के लिए आए यहाँ पर, कुछ कायदे कानून है वो भी फॉलो करो ना इस गवर्नमेंट के। जी, इतनी सारी बातें आपने करी। आपने बीच में बातों के बीच में भवन का बात करा था। तो भवन निर्माण जो इतने अलग अलग समाज के भवन, तो क्या भवन उस पे क्या कहना चाहेंगे और आपका क्या विचार है इसके? देखिए, भूमि पूजन जो भवनों का हो रहा है वो प्रताप सरनाईक के द्वारा ज्यादा हो रहा है, मुझे लग रहा है। जी आगरी भवन, बिहारी भवन, बंगाली भवन, ऐसे हर एक, मुझे लग रहा है खाली जाति जाति में या प्रांतवाद में बंटवारा चल रहा है विद इन मेरा भयंकर। जी भवन में क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, मेरा सवाल है। एक तो शादियां होगी, बर्थडे पार्टी होगी, या फिर कल्चरल इवेंट। बस हमने नहीं मांगा है। हमें क्या चाहिए, हमारे बच्चे जो पैसा दे के किसी टर्फ में क्रिकेट खेलने जा रहे हैं, हमारे बच्चे फ्री में खेले। आप टर्फ बनाओ। जी जो मैदानें बनी है उसमें गवत जो है, ग्रास, उस पे चलने नहीं दिया जाता क्योंकि वो खराब हो जाएंगे। तो हमें वैसा गार्डन चाहिए जिसपे सीनियर सिटीजन, बुजुर्ग है, आम आदमी उस घास में से चले, क्योंकि आयुर्वेदा में उसका बहुत महत्व है। बिल्कुल। और जो गार्डन्स है वहां पे जो घाई घाई में अभी इलेक्शन लगने के बाद फटाफट क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है। हाँ, क्लिनिक का उद्घाटन हुआ है कि ज्येष्ठ नागरिकों के लिए ये क्लिनिक। अच्छा। और मेरे पास ये मुद्दा है कि मैडम यहाँ पे क्लिनिक तो खोला लेकिन यहाँ पे डॉक्टर ही नहीं है। डॉक्टर पता नहीं। जब मैंने हमारे मेडिकल ऑफिसर को फोन किया कि क्यों भाई उद्घाटन हुआ, यहाँ पे डॉक्टर क्यों नहीं है? अब मॅडम तुम्हाला तर माहिती आहे ना आपल्याकडे डॉक्टरची किती कमी आहे, मग उद्घाटन का केलं? तो काय मॅडम तुम्हाला आता काय सांगू, इसका मतलब समझो, खाली इलेक्शन का चक्कर, आपके पास डॉक्टर ही नहीं और आप क्लिनिक का उद्घाटन करते जा रहे हो। जी जी तो ना हमने भवन मांगा है ना कुछ, हमें चाहिए सुविधा। जी। और एक चीज और बोलना चाहूंगी, आचार संहिता जो ये खा के बैठ चुके हैं, हिंदुत्व का पाठ सबको पढ़ा रहे, हिंदुत्व के मुद्दे पे सबको भटका रहे, लेकिन आज क्या, अंबरनाथ में बीजेपी ने कांग्रेस और एमआईएम के साथ युति में आ गए। इसके बारे में क्या कहेंगे भाजपा और आरएसएस और ये भाजपा के जो अंधभक्त बैठे हैं, क्या उनको ये चाहिए? क्या उनको ये चलेगा? क्या है, दूसरों के बारे में बोलने के लिए बहुत आसान है। वो नीतीश राणे को मैं बोलना चाहूंगी, आज किधर गया उनका हिंदुत्व? आज जब एमआईएम और कांग्रेस के साथ जब युति में हो, हाँ, दूसरे को उंगली करना आता है, लेकिन जब खुद पे बारी आएगा तो मुंह छुपा के बैठते आप लोग। हिंदुत्व वगैरह कुछ नहीं, खाली लोगों को उल्लू बनाना इनका चल रहा है। बस लोग थोड़ा सा सोच विचार करें इसके बारे में। आज चुनाव के मद्देनजर आप अपने प्रभाग की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? एक तो सबसे पहली बात, एक मुद्दा जो गरम गरम हुआ है मेरे पास, वो है भाजपा और मेरे बीच में कल एक भिड़ंत हुई। भाजपा को क्या लग रहा है, भाजपा है या शिवसेना शिंदेगढ़, इनको क्या लग रहा है कि यहाँ की जो जमीनें हैं ना, चाहे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी हो या सरकारी हो, वो अपने बाप की है। अच्छा।
ऐसा क्या मेरी क्या 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 वाक्य हुआ? मेरी सोसाइटी में, मेरे सोसाइटी की जगह पे बिना एनी परमिशन भाजपा ने अपना खुद का कार्यालय शुरू किया और पूछने पे सीधा बोल रहे कि नहीं ये हमारी पार्टी का यहाँ पे काम चलेगा। भाई किसको पूछ के कर रहे हो? मतलब आपकी यहाँ तक मजल आ गई कि आप किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में आके वहां पे आपका ऑफिस खोलेंगे और दादागिरी, अच्छा, इतनी दादागिरी। पुलिस को वहां पे बुलाना पड़ा, पुलिस को, इतनी दादागिरी। तो भाजपा क्या समझ रहे हैं? आज उनके पास चुनावी मुद्दा क्या है? चुनावी मुद्दा ये है क्योंकि मेरे बाजू की सोसाइटी में जब कल हसमुख गहलोत और डिम्पल मेहता जी आए, वहां पे वो चुनावी मुद्दा क्या बता रहे हैं? 22 तारीख को क्या है पता है ना? राम जी को घर घर में हमने पहुंचाया। अच्छा, अच्छा, ये है, हमें पता ही नहीं था। प्रभु श्री राम को हम जानते ही नहीं थे। इन्होंने बताया। राम जी को घर घर में इन्होंने पहुंचा। अच्छा ठीक है, पहुंचाया अयोध्या में। मेरा भाईंदर पालिका इलेक्शन से क्या लेने देना? मैं पूछना चाहती हूँ, पालिका इलेक्शन का अयोध्या के राम मंदिर से क्या लेना देना? जब अयोध्या मंदिर बना ना तो सबसे ज्यादा खर्चा मैंने किया। रामदेव पार्क में 7 से 10 हजार लोगों को मैंने खाना खिलाया जी। वहां पे भजन रखे, वहां पे माता की चौकी रखी, सब कुछ किया, सत्यनारायण की पूजा रखी, सब कुछ किया। हमने भी वो सेलिब्रेशन किया है। लेकिन ये जो घमंड आया ना कि भगवान को हमने घर घर पहुंचाया, यानी तुम लोग भगवान से ऊपर हो गया। और चुनावी मुद्दा ये हो सकता है? आप बताइए मुझे। जी जी। ये चुनावी मुद्दा होना चाहिए क्या? अयोध्या अलग है, महाराष्ट्र अलग है जी। यहाँ का काम करने का तरीका अलग है। यहाँ की जो गटर नाले रास्ते ये जो है ना, शिक्षा, ये अलग मुद्दा है। आपने राम जी को घर घर पहुंचाया, लेकिन इससे मेरा भाईंदर का विकास नहीं हुआ ना सर। बराबर ना? ये लोगों को समझना चाहिए। तो आप जनता को क्या कहना चाहिए? जनता को ये बोलूंगी, साड़ी, कुकर, खाना, पैसा सब ले लिया, सबका पेट भर गया, अभी शांत हो आप लोग। तो अभी सोचने के लिए अपने पास एक यहाँ पे भी दिया गया है चिप, भगवान ने डाली है। तो थोड़ा यहाँ पे दबाव डालो, किसी भी लालच में नहीं आना। कॉर्पोरेशन का इलेक्शन अलग होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। नगर सेवक आपकी जिंदगी का एक अंग है। अगर आपके घर में पानी भरेगा, कचरा नहीं उठाया जाएगा तो पीएम सफाई करने के लिए नहीं आने वाला है। यहाँ का नगर सेवक का ड्यूटी है। तो नगर सेवक जो चुनेंगे वो ऐसा चुने जो काम करता है, काम करने वाला बंदा आपके बीच का, कोई बिल्डर नहीं, कोई पैसे वाला नहीं जो वीआईपी रूम के बाहर नहीं है, आपके बीच का कोई ऐसा बंदा है, उसको आप वोट कीजिए। जैसे मैं हूँ रेशमा मोहन तपासे। रेशमा तपासे जी ने बेबाकी से सारी बातें रखी, जितने मुद्दे थे उन मुद्दों पर एक प्रकाश डाला और वो क्या करना चाहती है ये भी बताया। उनका कहना है नगर सेवक अर्थात नल, गटर और रास्ते की समस्याओं को समाधान करने वाला एक सेवक, उस सेवक को चुनिए और समझदारी से सुनिए, अपने दिमाग में अपने बीच का नगर सेवक चुनिए। उनका अपील है। रेशमा जी स्ट्रांग है, वो जानती है, वो समस्या का समाधान जानती है, हल कैसे निकाला जाए ये भी जानती है। और आने वाले दिनों ये देखेगा मेरा भाईंदर कि रेशमा तपासे जी प्रभाग क्रमांक 12 में जो समस्याएं बता चुकी हैं उस पर समाधान किस रूप से निकालती है, सक्षमता से और तत्परता से करेंगी। इस पर उन्होंने वादा भी किया है और आगे करेंगे। धन्यवाद।